आप सभी को नमस्कार। पॉलिटिकल अलायंस स्टडी में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम भारतीय संविधान से संबंधित कुछ प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो नेट, जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी तथा अन्य किसी भी वनडे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। तो देखते हैं आज का पहला प्रश्न दिया है, जिस वित्तीय वर्ष में भारत में शून्य आधारित बजट की शुरुआत की गई थी वह है। तो कौन सा बजट है? तो दिया है 1986-87, 87-88, 1988 और 1989, 1989 से 1990। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1987 से 1988। 1987-88 में भारत में शून्य आधारित बजट की शुरुआत की गई थी। देखिए, भारत में जो है शून्य आधारित बजट का श्री गणेश 1983 में हुआ। 1986 में सरकार ने इसको अपनाना स्वीकार किया और 87-88 में इसे भारत के विभिन्न विभागों में लागू किया गया। देखिए, इसके पूर्व विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग में इसका प्रयोग किया गया था। कब किया गया था? तो किया गया था 1983 में। शून्य आधारित बजट की खोज का जो श्रेय है वो पीटर फिर को है। पीटर फिर इनको बोला जाता है। पीटर फिर को शून्य आधारित बजट की खोज करने का श्रेय दिया जाता है। प्रथम प्रयोग अमेरिका में सन 1977 में किया गया था। जिम्मी कार्टर सरकार द्वारा किया गया था। शून्य आधारित बजट की विशेषता ये होती है कि इसमें किसी भी विभाग को अपना बजट बनाते समय किसी भी चीज़ को पूर्व से मानकर नहीं चलना चाहिए। वह शुरुआत शून्य से की जाए। इसमें प्रत्येक कार्यक्रम को बजट में शामिल करने से पूर्व उसकी समीक्षा की जानी चाहिए। नेक्स्ट है, दिया है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। विचार करना है। कथन है, संसद में बजट प्रस्तुत उपरांत लोक लेखा समिति द्वारा उसका परीक्षण किया जाता है। तो ऐसा नहीं है। फिर अब महानियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन की संसद में प्रस्तुत के उपरांत लोक लेखा समिति द्वारा उसका गहन परीक्षण किया जाता है। तो ये सही हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, लोक लेखा समिति का कार्य महानियंत्रक व लेखा परीक्षक के द्वारा संसद में प्रतिवेदन प्रस्तुत के उपरांत उसकी जाँच करना है। यह समिति लेखा के औचित्य वैधानिक की जाँच करती है। समिति सरकार की नीति विषय मुद्दों की आलोचना नहीं कर सकती। नेक्स्ट है, दिया समन्वय का सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन है। समन्वय का सर्वाधिक महत्वपूर्ण साधन है पदसोपान, नियोजन, परामर्श तथा बजट। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा नियोजन। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट, दिया भारत में बजट लागू करने वाली नोडल एजेंसी है। जो भारत में जो बजट करने वाली जो नोडल एजेंसी है, दिया है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। फिर दिया संसद, वित्त मंत्रालय या फिर नीति आयोग। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, वित्त मंत्रालय। भारत में जो बजट लागू करने के लिए नोडल एजेंसी के रूप में वित्त मंत्रालय कार्य करता है। मंत्रालय के सबसे प्रमुख कार्यों में नियामक व बजट निर्माण है। मंत्रालय विभिन्न राज्यों के लिए संसाधनों के स्थानांतरण सहित सरकार के व्यय को नियंत्रित करता है। यह देश के सभी वित्तीय लेन देन की निगरानी का नोडल केंद्र होता है। नेक्स्ट, दिया है सर्वोच्च न्यायालय में पहली महिला जज कौन थी। सर्वोच्च न्यायालय में जो पहली महिला जज कौन थी? तो दिया फातिमा बीवी, सुजाता मनोहर, श्यामा पाल और इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा फातिमा बीबी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला जज फातिमा बीबी थी। इन्होंने 1989 में जज के रूप में पदभार ग्रहण किया। बाद में वे राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के सदस्य तथा तमिलनाडु की राज्यपाल भी रही। तमिलनाडु की राज्यपाल जब रही थी वो 1997 से। नेक्स्ट, दिया है, किस केंद्र शासित राज्य का अपना हाई कोर्ट है? दिया है पांडिचेरी, चंडीगढ़, दिल्ली और लक्षद्वीप। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा
दिल्ली। देखिए, दिल्ली एकमात्र ऐसा संघ शासित प्रदेश है जिसका अपना उच्च न्यायालय है। यह 31 अक्टूबर 1966 को स्थापित किया गया। नेक्स्ट है, यह संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यसभा नई अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवाओं की रचना प्रस्तावित कर सकती है? अनुच्छेद 1949, 1966, 311 और 312। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा 312। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 के अंतर्गत राज्यसभा को केंद्र और राज्य के लिए नई अखिल भारतीय सेवाओं के निर्माण के संबंध में प्रस्ताव को प्रस्तावित करने का अधिकार प्राप्त है। यह राज्यसभा को विशेष प्राप्त शक्ति है। राज्यसभा को विशेष प्राप्त शक्ति है। वर्तमान में 3 सेवाएं अखिल भारतीय सेवाओं की श्रेणी में है। भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS, भारतीय वन्य सेवा IFS और भारतीय पुलिस सेवा IPS इसको कहा जाता है। नेक्स्ट है, दिया है, सर्वोच्च न्यायालय ने किस वाद में यह निर्णय किया कि संसद भारतीय संविधान के मौलिक स्वरूप को संशोधित नहीं कर सकती है? मौलिक रूप को संशोधित नहीं कर सकती है। यह है शंकरी प्रसाद बनाम भारतीय गणराज्य 1992, फिर गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य 1967, केशवानंद बनाम केरल राज्य 1973 और मिनर्वा मिल्स बनाम भारतीय संघ 1980। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय के केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य ये हुआ था 1973 में। के बाद में यह माना गया कि प्रस्तावना भारतीय संविधान का एक भाग है तथा संविधान का अध्ययन प्रस्तावना में उल्लिखित विचारों को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिए। इसी वाद में यह माना गया कि संसद भारतीय संविधान के मूल ढांचे में परिवर्तन नहीं कर सकती है। अगला है, दिया है मंडल आयोग का संबंध था। मंडल आयोग का संबंध था अनुसूचित जाति से, अनुसूचित जनजाति से, पिछड़ी जाति से और सभी से। सभी सही है, ये दिया गया है। तो इसका उत्तर हो जाएगा अनुसूचित जाति ये पिछड़ी जाति अर्थात अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग OBC। देखिए, मोरारजी देसाई के नेतृत्व में बनी गैर कांग्रेसी सरकार 1 जनवरी 1979 को श्री BP मंडल ने नेतृत्व में एक आयोग का गठन किया गया जिसका उद्देश्य सामाजिक शैक्षणिक रूप से पिछड़ी जातियों का पता लगाना था। मंडल आयोग ने अपनी रिपोर्ट 1980 में प्रस्तुत की जिसमें उन्होंने 3743 जातियों की पहचान की। इस रिपोर्ट के आधार पर ही 1992 में पिछड़ी जातियों के लिए 27% आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अति पिछड़ी जाति से। नेक्स्ट है, दिया किस धारा से भारत का राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से बंधा हुआ है? 74(1), 74(2), 75(1), 75(2। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 74 का 1। भारतीय संविधान में प्रावधान है कि अनुच्छेद 74(1) के अनुसार राष्ट्रपति को सलाह और सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधान भारत का प्रधानमंत्री हो गया। 42वें संविधान संशोधन 1976 में से यह तय किया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह से बंधा होगा। अगला है, दिया है महान्यायवादी का पारिश्रमिक निर्धारित होता है। दिया है संसद, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और सर्वोच्च न्यायाधीश के मुख्य न्यायाधीश। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रपति, ऑप्शन सी। देखिए, संविधान के अनुच्छेद जो 76 है इसमें भारत में महान्यायवादी के पद की व्यवस्था की गई है। यह देश का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है। इसकी पदावधि तय नहीं है। संविधान में महान्यायवादी का पारिश्रमिक तय नहीं किया गया है। इसका निर्धारण भारत के राष्ट्रपति करते हैं। भारत में प्रथम महान्यायवादी जो थे वो MC सीतलवाड़ा थे। और वर्तमान में अगला प्रश्न है,
संविधान की कौन सी धारा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान करता है? दिया है 243 ए, 243 बी, 243 सी और 243 द और 243 घ। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 डी के अनुसार पंचायती राज अधिनियम प्रत्येक पंचायत में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति को उसकी संख्या के कुल जनसंख्या के अनुपात में सीटों पर आरक्षण उपलब्ध कराता है। राज्य विधानमंडल, गांव या अन्य स्तर पर पंचायतों में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए अध्यक्ष के पद के लिए आरक्षण की प्रदान करता है। अगला है भारतीय संविधान के अधीन राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों को गृहीत किया गया है। स्पेन से, आयरलैंड से, फ्रांस से या फिर जर्मनी के वीमर संविधान से। इसको वीमर कहा जाता है। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, जर्मनी के वीमर संविधान से। भारतीय संविधान के वर्णित राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों को जर्मनी के वाइमर संविधान से लिया गया है, जबकि आयरलैंड के संविधान से क्या लिया गया है? नीति निर्देशक तत्व। राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति और राज्यसभा के लिए सदस्यों के नामांकन का प्रावधान तथा फ्रांस के संविधान से गणतंत्रात्मक प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समता तथा बंधुत्व के आदर्श के विचार लिए गए हैं। नेक्स्ट दिया है दो सदस्य जो राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा में मनोनीत किए जाते थे वे होते थे अनुसूचित जातियों से, एंग्लो इंडियन से, अनुसूचित जनजाति से और विशेष ज्ञान एवं अनुभव वाले थे। तो हो जाएगा ऑप्शन बी। ये व्यवस्था खत्म कर दिया गया है। अगला है भारतीय संसद के दोनों सदनों का संयुक्त बैठक कौन करता है, कौन बुलाता है? तो कौन बुलाता है ये कहा गया है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा का अध्यक्ष और लोकसभा के अध्यक्ष की सहमति से उपराष्ट्रपति। देखिए, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, राष्ट्रपति। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 108 में संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। अनुच्छेद 108 के अनुसार संसद के दोनों सदनों में किसी सामान्य विधेयक पर गतिरोध की स्थिति में राष्ट्रपति के द्वारा संयुक्त बैठक बुलाने का प्रावधान है, जिसकी अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष अर्थात स्पीकर करता है। अगला है भारत के सर्वोच्च न्यायालय के निम्नलिखित में से कार्य हैं। कौन से कार्य हैं? नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना, न्यायिक पुनर्वलोकन का कार्य, दंडित व्यक्तियों को क्षमा, राज्यों के बीच तथा राज्य और केंद्र के बीच उत्पन्न विवादों का निर्णय। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा 1, 2 और 4। पहला हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा और चौथा हो जाएगा। ये राष्ट्रपति का कार्य होता है। 1, 2 और 4 ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, दंडित व्यक्ति को क्षमा करने का अधिकार भारत के राष्ट्रपति को है, ना कि सर्वोच्च न्यायालय को। भारतीय संविधान के अनुच्छेद जो 72 के अनुसार राष्ट्रपति किसी अपराधी व्यक्ति के दंड को क्षमा, उसका प्रतिलंबन, विराम या परिहार कर सकता है। नेक्स्ट है निम्न में से संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया से संबंधित है? अनुच्छेद 59, 60, 61 और इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, अनुच्छेद 61। देखिए, भारत में राष्ट्रपति को पदच्युत करने की प्रक्रिया को महाभियोग की प्रक्रिया के नाम से संबोधित किया जाता है, जिसका जिक्र संविधान के अनुच्छेद 61 में किया गया है। राष्ट्रपति पर संविधान के उल्लंघन के दशा में महाभियोग प्रस्ताव लाया जा सकता है। यह किसी भी सदन में 14 दिन की पूर्व नोटिस पर तथा 1/4 सदस्यों मनोनीत सहित जो सदस्य होता है उनके सहित के प्रस्ताव होने पर लाया जा सकता है, जिसे प्रत्येक सदन में 2/3 बहुमत से पारित होना अनिवार्य है। महाभियोग एक अर्ध न्यायिक प्रक्रिया है। भारत में यह प्रस्ताव कभी भी प्रयोग में नहीं आया। अगला है दिया है प्रदत्त विधान की व्यवस्था में निम्नलिखित में से किसकी शक्तियों में वृद्धि हुई है? विधायिका की, विधायिनी समितियों की, नौकरशाही की या फिर मंत्रिपरिषद की? तो इसका उत्तर हो जाएगा नौकरशाही की। देखिए, प्रदत्त विधान की शक्ति से कार्यपालिका की शक्तियों में अत्यधिक वृद्धि हुई है। आधुनिक समय में विधायिका के कार्यक्षेत्र में अत्यधिक वृद्धि होने के कारण विधि निर्माण की कुछ शक्तियाँ कार्यपालिका को सौंप दी जाती है। इस प्रक्रिया को प्रदत्त विधान कहा जाता है।
जिसमें क्या है, नौकरशाही की भूमिका की शक्तियों में वृद्धि हुई है। नेक्स्ट है कि संसद का शून्यकाल शुरू होता है। संसद का शून्यकाल शुरू होता है 11 बजे दोपहर से। नहीं, बिल्कुल नहीं, 12 बजे से दोपहर, सबको पता है 12 बजे दोपहर से स्टार्ट होता है शून्यकाल। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, प्रश्नकाल के तत्काल बाद दोपहर 12 से 1 बजे के मध्य बिना किसी पूर्व सूचना के प्रश्न पूछे जाते हैं। यह भारतीय संसद का नवाचार है। नवाचार का मतलब ये भारतीय संसद में पहली बार स्टार्ट किया गया था और यही नई अवधारणा बनाए हैं जो 1962 से प्रयोग में रहा है। कब से ये व्यवस्था है? ये तो 1962 में प्रयोग में शुरू हुआ था। नेक्स्ट है दिया, भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में कौन सा कथन सत्य है? देखिए, आपको कह रहा कौन सा कथन सत्य है, तो एक कथन है पहला कि इस बारे में संविधान मौन है। ठीक है, संविधान द्वारा पुनर्निर्वाचन प्रतिबंधित है। संविधान में केवल एक बार पुनर्निर्वाचन की बात कही गई है, ऐसा कुछ नहीं कहा गया है। संविधान 5 वर्षों के अंतराल के बाद पुनर्निर्वाचन की अनुमति देता है। देखिए, इस बारे में क्या है, पुनर्निर्वाचन के बारे में संविधान कुछ नहीं कहा, ना हाँ कहा ना नहीं कहा, ये मौन है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। भारत के उपराष्ट्रपति के पुनर्निर्वाचन के संबंध में संविधान मौन है। अनुच्छेद 67 के अनुसार उपराष्ट्रपति का कार्यकाल पद ग्रहण से 5 वर्ष बताया गया है तथा वह तब तक पद पर बना रहता है जब तक एक नया उपराष्ट्रपति पदभार ग्रहण न कर ले। नेक्स्ट दिया है, नियंत्रक महालेखा परीक्षक निम्नलिखित में से किस समिति के मित्र दार्शनिक मार्गदर्शन के रूप में कार्य करता है? प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति, लोक उद्यम समिति, आश्वासन समिति। इसका जो सही उत्तर हो जाएगा लोक लेखा समिति। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, नियंत्रक महालेखा परीक्षक जिसे हम CAG अर्थात कैग बोलते हैं, कैग बोलते हैं, लोक लेखा समिति के मित्र दार्शनिक और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। लोक लेखा समिति 22 सदस्यीय समिति, 15 लोकसभा और 7 राज्यसभा सदस्य ये होते हैं। भारत में कैग जो है वो संघ व राज्य दोनों के लेखा परीक्षण का अधिकार रखता है, जबकि लोक लेखा समिति इस रिपोर्ट के आधार पर यह जांच करती है कि क्या किया गया खर्च उचित, तर्कसंगत व विवेकपूर्ण है। अतः लोक लेखा समिति अपने कार्यों हेतु CAG की सहायता लेती है। अगला है, व्यवस्थापिका के समक्ष बजट प्रस्तुत करते समय अर्थात संसद, व्यवस्थापिका का मतलब होता है संसद के समक्ष बजट प्रस्तुत करते समय निम्नलिखित में से कौन सरकार का प्रतिनिधित्व करता है? प्रधानमंत्री, वित्त मंत्री, राज्यसभा का अध्यक्ष और लोकसभा का अध्यक्ष। इसका जो उत्तर हो जाएगा वित्त मंत्री। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, व्यवस्थापिका के समक्ष बजट प्रस्तुत करते समय सरकार का प्रतिनिधित्व जो है वित्त मंत्री, फाइनेंशियल मिनिस्टर करता है। अनुच्छेद 112 के अनुसार राष्ट्रपति प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में संसद के दोनों सदनों के समक्ष भारत सरकार की उस वर्ष के लिए प्राक्कलित प्राप्तियों और व्यय का विवरण रखवाएगा, जिसे इस भाग में वार्षिक वित्तीय विवरण कहा जाता है। नेक्स्ट दिया है, राष्ट्रपति पर महाभियोग एक क्या है? न्यायिक प्रक्रिया है, अर्धन्यायिक प्रक्रिया है, या फिर वैधानिक प्रक्रिया है, या फिर अर्धवैधानिक प्रक्रिया है? सबको पता है अर्धन्यायिक प्रक्रिया। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ये व्यवस्था किस में है? अनुच्छेद 61 में है। अगला है, सन 1951 से लेकर के 1960 तक भारत में कितने संवैधानिक संशोधन हुए थे? 5 संशोधन, 7 संशोधन, 9 संशोधन और 11 संशोधन। तो ये लगभग 9 संशोधन हो चुके थे। ऑप्शन बी सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला नहीं है, ये इस प्रश्न का लास्ट प्रश्न है। इसके आगे के प्रश्नों को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तो आज के लिए मात्र इतना ही।